गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं आप तमाम दर्शकों और फॉलोअर्स का हमारे इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में वैसे तो कई तरह के सवाल आते हैं, खान पान को लेकर, बहुत चीज़ों को लेकर, लेकिन एक सवाल जो उनके मन में बना रहता है वो है अपनी डिलीवरी को लेकर, लेबर पेन को लेकर। और जब पेन की बात आती है तो सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि अक्सर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल डिलीवरी है तो इसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन कई महिलाएं जो हैं वो पेन से डर जाती हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि सी सेक्शन डिलीवरी इज द बेस्ट। तो यही आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में बेस्ट क्या है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कौन ज्यादा लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, क्या किसके कैसे नुकसान होते हैं। यही आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर अमृता टंडन जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी है, तो उन्हें मैं यहाँ ऐड करती हूँ। डॉक्टर अमृता टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। Thank you so much, Ankita. So I'm very glad to be part of this important discussion, normal delivery और C-section के बारे में. I think ये काफी important topic है और इसके बारे में जानकारी और awareness फैलाना बहुत ही जरूरी है. एग्जैक्टली और इसीलिए आज हमने इस विषय को उठाया है डॉक्टर। लेकिन इसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी एज अ जर्नी कैसी रही है अब तक की। Right. So basically मैं gynecologist और obstetrician हूँ and practicing as a specialist in fertility, IVF और even gynec laparoscopic surgeries करती हूँ. Obstetrics भी बहुत practice करती हूँ. तो हमारा clinic है चेंबूर में और वाशी में. तो of course during residency I think because मैंने residency नायर हॉस्पिटल से की है बॉम्बे में, जो बीएमसी हॉस्पिटल है वहां पर दिन के 20-25 डिलीवरीज होते थे. तो so it's been a good journey, it's been a great journey, basically looking after women and pregnant mothers and dealing with all sorts of difficult scenarios. So yes, it's been great actually. और बिल्कुल, और ये टॉपिक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो हमारे साथ फॉलोअर्स जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे ही पता चल रहा है कि लगातार जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर आज का जो विषय है, तो इसमें अगर सी सेक्शन की बात करें, नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब दोनों में बेटर कौन है और प्रोज एंड कॉन्स क्या है इनके। करेक्ट. सो एज सच आप ये नहीं कह सकते हो कि नॉर्मल डिलीवरी बेटर है या सी सेक्शन बेटर है. इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप किस इंडिकेशन के लिए किस वुमन में, किस कंडीशन में आप वो डिलीवरी कैसा कंडक्ट करने चाह रहे हो. ऑफ कोर्स इफ एवरीथिंग इज फाइन, फर्स्ट बेबी है, जैसे बेबी का सर नीचे है, लाइक वी से केफेलिक है, राइट, एंड बेबी का साइज एवरेज है, मदर को कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके वजह से हमको डिलीवरी सी सेक्शन की करनी पड़े. तो उस कंडीशंस में जो अनकॉम्प्लिकेटेड होती है, डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी बेटर है. एंड आई थिंक ऑल वुमेन should have that chance to kind of deliver normally. But definitely C-section is indicated जब बहुत सपोज फीटल डिस्ट्रेस है, बेसिकली बेबी का हार्ट रेट कम हो रहा है, या बेबी ने मेकोनियम पास कर लिया हो या स्टूल्स पास कर लिया हो पेट के अंदर, राइट, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मदर की कंडीशन ऐसी है कि बीपी बहुत हाई हो गया है, सीजर्स आ रहे हैं, ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें हम सिजेरियन ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर हम बोथ मदर एंड बेबी के हेल्थ के लिए अच्छे के लिए फिर वो डिलीवरी सिजेरियन से करेंगे. सो ईच ऑफ देम, नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन हैव एन इक्वल रोल, है ना. दोनों के फायदे, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं. बट येस, इफ यू सी प्रोज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, हम बोल सकते हैं कि द मदर basically recovers faster. She can go home maybe 1 or 2 days immediately after the delivery.
ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी बेबी ऑल्सो वो पैसेज से पास होता है, वजाइना से पास होता है, तो उसके लंग्स से पानी निकल जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। तो कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कम होती है नॉर्मल डिलीवरी। बट ओके। यस, बट कभी कभी कॉन्स भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट लेबर हो, बहुत बड़ा बेबी हो, बहुत टाइम हो गया, पेशेंट एकदम ही थक गई है, शी इज नॉट एबल टू पुश एनी मोर, फिर टेयर्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, तो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं दैट बिल्कुल। वे। मेरे मन में तो और सवाल है यहाँ पे, किसी ने पूछ लिया है कि क्या ज्यादा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होता है? ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है, बट यस, ये देखा गया है कि जो वुमेन हु आर बेसिकली एक्टिव ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, जो अपना वेट को संभाले, सपोज हम बोलते हैं कि 10 to 12 kgs इज गुड इनफ फॉर अ सिंगलटन जिसका सिंगल बेबी है, तो उतना ही लाइक 20 kgs ना बढ़ाए, या बेबी का वेट बहुत नहीं बढ़ जाए, या डायबिटीज ना हो जाए, और सपोज योगा और एक्सरसाइजेस करते रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली उनमें चांसेस बेटर होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो अब हमारा जो वेट है, हमारा बीएमआई है, अगर नॉर्मल है, तो हमारे चांस एज कंपेयर टू जो लेडी बहुत ओबीज है या ज्यादा बीएमआई के हैं, उनसे तो ज्यादा बेटर होता है नॉर्मल डिलीवरी का। और अगर सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें इलेबोरेट वे में, तो नॉर्मल डिलीवरी के जो इंडिकेशंस आपको क्या मिलते हैं शुरुआत से? मतलब एज अ डॉक्टर आपको लग जाता होगा कि इस महिला का जो डिलीवरी एब्सोल्युटली नॉर्मल होगी, तो कैसे लगता है, क्या कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, साइंस क्या करेक्ट। है इसके? सो ऑफ कोर्स अगर हम देखा जाए तो देखें तो सेकंड टाइम जो डिलीवर कर रहे हैं, जो मल्टी ग्रेविडास हम बोलते हैं, सेकंड या थर्ड बेबीज जिनके होते हैं, जिनके पहले ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरीज हो चुके हो, दे डिलीवर नॉर्मली वेरी इजीली, मतलब उनमें नॉर्मल डिलीवरी काफी आसानी से हो जाती है। बट जो प्राइमी ग्रेविडास होते हैं, मतलब जिनका फर्स्ट बेबी है, तो एवरेज साइज्ड बेबी, मतलब बेबी शुड नॉट बी लाइक 4-4.5 kgs, then it is very difficult for the baby to pass through the vagina. फिर जो पेल्विस होता है, जो हम असेस करते हैं लेबर के दौरान, बेसिकली पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके कि जगह कैसी है लेडी में, इज इट एडिक्वेट, इज इट इनएडिक्वेट, इज देयर अ केफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब बेबी और पैसेज में बहुत ज्यादा फर्क है क्या, पैसेज छोटा है, बेबी बड़ा है, तो कैसे निकलेगा। फिर सर नीचे चले गया है कि नहीं, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सर नीचे होना चाहिए और वो एंगेज हो जाना चाहिए, पेल्विस के अंदर अपने आप एंगेज होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंटली, वुमन, वो प्रेग्नेंट लेडी अगर स्पॉन्टेनियस लेबर में चली गई, मतलब हमने कुछ दवा देकर इंडक्शन करके उसको पेन्स नहीं कुछ किया है, बट वो खुद से उसको पेन्स, लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं, तो वो ऐसे, और फीटल हार्ट रेट हम मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग लेबर, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, स्पेशली आफ्टर अ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, जब काफी डायलेट हो गए तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो सब अगर नॉर्मल है, लाइकर जो बोलते हैं, पानी जो होता है, बेबी के जो आजू बाजू पानी होता है वो क्लियर है, लाइक आई सेड बेबी ने मेकोनियम पास नहीं किया हो, तो एंड द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज गुड, जैसे जैसे डायलिटेशन होना चाहिए, बहुत प्रोलॉन्ग नहीं हो रहा है, बहुत स्लो डायलेट नहीं हो रहा है, तो देन वी नो दैट ठीक है, ये पेशेंट विल डिलीवर नॉर्मली। सो और यहाँ यस, पे एक सवाल है कि क्या अगर पहला बेबी ऑपरेशन के थ्रू हुआ है तो दूसरा बेबी नॉर्मल हो सकता है? ये भी सवाल रहते हैं लोगों के मन में, और इसके ये ऑपोजिट। बहुत इम्पोर्टेंट, यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली सवाल है, बिकॉज कई बार फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हो चुका है, बट सेकंड डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको नॉर्मल ट्राई करना है डॉक्टर। सो बेसिकली हम, मेन जो चीज होती है, हम देखते हैं कि व्हाट वाज द इंडिकेशन, फर्स्ट सिजेरियन करने का कारण क्या था, वाज द रीजन कि डिलीवरी में बहुत टाइम लगा, प्रोग्रेस नहीं हुआ, पेल्विस छोटा था मदर का, बेबी बड़ा था,
तो ये सब जो होते हैं ये रिकरिंग इंडिकेशंस होते हैं, मतलब हमें पता है कि ये नेक्स्ट टाइम भी सेम होगा लेबर में। पेल्विस चेंज नहीं हो सकता है ना, पेल्विस तो बोनी स्ट्रक्चर होता है मदर का, सो दैट कैन नॉट चेंज। सो इफ फर्स्ट टाइम पे कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, फर्स्ट टाइम पे कुछ डिफिकल्ट लेबर हो गया और इस वजह से हमें सिजेरियन करना पड़ा, तो डेफिनेटली सेकेंड टाइम भी सिजेरियन होगा। बट इफ द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड babies is at least an adequate 2.5-3 years, above 2 years, एंड अगर फर्स्ट जो कारण था दैट वाज लाइक बच्चा उल्टा था, या ट्विंस थे जिसकी वजह से हमको सिजेरियन करना पड़ा, अब वो नहीं है, अब नॉर्मल बच्चा है, सीधा है बच्चा, हेड नीचे है, तो हम ये ट्रायल दे सकते हैं। ट्रायल ऑफ लेबर बोलते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, और जो डिलीवरी होती है उसको वी बैक बोलते हैं, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। पर अगर कोई भी लेडी ऐसे वी बैक की कोशिश कर रही होगी तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, उसको हमें अच्छे से काउंसिल करना पड़ता है कि देखो थोड़े से चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के, जैसे कि यूट्रस जो थैली होती है, यूट्रस रप्चर हो सकता है इफ ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो गए, एंड देन फीटस बेबी को हार्म पहुंच सकता है। सो अंडर ऑल दो सर्कमस्टांसेस विद टेकिंग ऑल दोस कंसेंट्स, वो हम फिर नॉर्मल डिलीवरी का कोशिश कर सकते हैं। और क्या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने शुरुआत में पूछा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी की जो इंडिकेशन है वो आपको शुरुआत से ही पता चल जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि थ्रू आउट लग रहा है कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबिलिटी है और लास्ट स्टेज पर आके पता चल रहा है लास्ट मंथ में या लास्ट वीक में कि अब सीजेरियन करना होगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन जाती है? डेफिनेटली हो सकता है। तो ये जैसे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शंस कभी कभी करना पड़ता है कि सब ठीक चल रहा है, पेशेंट अच्छे से लेबर में भी चली गई है, प्रोग्रेस भी हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस हॉल्ट हो गया है, उसको नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर बोलते हैं। सर्विकल जो डायलिटेशन होता है, जो थैली का मुंह होता है, उसको सर्विक्स बोलते हैं, वो 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर्स डायलेट होना चाहिए ताकि वो बेबी अच्छे से निकल पाए, पर वो 4 या 5 सेंटीमीटर्स पे आके रुक गए, या बेबी का हेड नीचे डिसेंड नहीं हो रहा है, या बेबी को बहुत डिस्ट्रेस हो गया, फीटल डिस्ट्रेस हो गया, एकदम हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज हार्ट रेट शुड बी बिटवीन 110 to 160, बहुत कम हो गया या बहुत हाई हो गया, तो उस औरत में हमको बेबी को बचाने के लिए फिर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो वो ऑफ कोर्स कई बार होता है कि प्रोग्रेस नहीं होता है, लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है आके, समटाइम्स 10 सेंटीमीटर्स पे भी आके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, फिर कुछ भी करो वो बाहर नहीं आता है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। सो उस in that situation, to salvage the baby, and best course of action is to do a cesarean section to save the baby's life, basically. ओके। और देखा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी को लेकर यही एक जो डर बना रहता है वो पेन का ही रहता है डर, क्योंकि जैसा मैंने भी पढ़ा है कि सी सेक्शन एक सिलेक्टिव है और एक इंडिकेटिव होता है, तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो सिलेक्टिव इसलिए भी ऑप्ट करती हैं कि सिजेरियन को कि पेनलेस डिलीवरी होगी, वो लेबर पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या नॉर्मल में क्या मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो पेन है वो रिड्यूस भी हो सकता है? क्या उसके कुछ साइंटिफिक टर्म भी है? यस, सो बेसिकली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो आप बोल रहे हो, जिसको हम पेनलेस डिलीवरी बोलते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। इट इज बेसिकली कि हम जो एनाल्जेसिक, जो पेन रिलीफ ड्रग्स हम बैक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं बाय वे ऑफ अ वेरी फाइन कैथेटर। वो एनेस्थेटिस्ट करते हैं, स्पेशलाइज्ड एनेस्थेटिस्ट करते हैं। और ये इससे क्या होता है कि पेशेंट को जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं यूट्रस में, ताकि डिलीवरी हो जाए, कॉन्ट्रैक्शंस रुकते नहीं है लेकिन पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, तो डिलीवरी का जो प्रोग्रेस है, लेबर का प्रोग्रेस एज इट इज बने रहता है, अच्छा रहता है, पर
पेशेंट को जो पेन है वो महसूस नहीं होता है. सो इन अ वे ये पेनलेस डिलीवरी जो आजकल हम हमारे हर पेशेंट्स को बोलते हैं, बिकॉज वो काफी कंफर्टेबल होते हैं. दे डोंट गेट टायर्ड ड्यूरिंग लेबर. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतना पेन होता है पेशेंट्स को, देर से कि नहीं डॉक्टर हमको डायरेक्टली सिजेरियन कर लो, हम ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. So in that case, then epidural works wonderfully, especially जब हम पेशेंट्स को मतलब पेशेंट्स प्रोग्रेस हो गए, 4-5 सेंटीमीटर्स हो गए हैं, फिर वो लास्ट के 4-5 सेंटीमीटर्स के लिए हम 4-5 घंटे के लिए आप एपिड्यूरल दे दो, तो डिलीवरीज बहुत आसानी से हो जाती हैं. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि एपिड्यूरल देने से सिजेरियन का रेट बढ़ता है या नॉर्मल का रेट कम हो जाता है. या काफी लोगों को लगता है ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. एग्जैक्टली और ऐसा भी देखा जाता है कि एक महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ जो पूरी जो फैमिली है वो जुड़ जाती है, तरह तरह के सलाह मिलने लगते हैं, सजेस्ट करने लगते हैं लोग. और लास्ट में अगर डिलीवरी के टाइम, लेबर के टाइम ये भी देखा जाता है कि अगर बेबी नॉर्मली नहीं भी हो रहा है तो फैमिली वाले की ओर से एक प्रेशर होता है कि नहीं हमें नॉर्मल ही डिलीवरी बेबी चाहिए. तो ऐसे में क्या किसी तरह की कोई रिस्क भी एसोसिएटेड होती है मदर की हेल्थ से? डेफिनेटली. इनफैक्ट अगर लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में मदर बहुत डिहाइड्रेट हो सकती है, मदर को ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. मदर इनफैक्ट हमने देखा है कि अगर बेबी अंदर एक्सपायर हो सकता है. तो ये सब मेरे कहने का मतलब है कि जो रिलेटिव्स रहते हैं जो पेशेंट्स के साथ, उनको हम अगर अच्छे से काउंसिल करें कि देखो दिस इज द रीजन कि अभी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि नॉर्मल डिलीवरी अब इसके बाद नहीं पॉसिबल होगी, तो सिजेरियन इज बेस्ट फॉर मदर एंड फॉर द बेबी. कभी कभी ऐसे केसेस में यूट्रस रप्चर भी हो सकता है एंड देन मदर की जान खतरे में हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम बेबी तो ऑलरेडी उसका हार्ट रेट कम ही हो जाता है इस कंडीशंस में. सो डेफिनेटली यस, हमने देखा है थोड़ा प्रेशर कभी कभी रिलेटिव्स के से रहता है, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से समझा दे कि किस वजह से हम कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगर हम हस्बैंड या मदर इन लॉ को पेशेंट के साथ रखे डिलीवरी के टाइम या लेबर के टाइम, तो वो ज्यादा उनको भी समझ आता है कि अभी बहुत 24 घंटे हो गए, 36 आवर्स हो गए, नहीं डिलीवर हो रही है, तो वी शुड डू अ सिजेरियन. और वो किस तरह के इंडिकेशन होते हैं कि जैसे पता चल जाता है आप लोग को पहली बार में कि अच्छा अब इनका तो बेबी जो है वो सी सेक्शन के थ्रू ही हो सकता है, तो वो किस 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 तरह के साइंस होते हैं उसके लिए? करेक्ट. सो स्पेशली अब जैसे मैंने बोला, अगर प्रीवियस सिजेरियन हुआ है या प्रीवियस 2 या 3 सिजेरियंस हुए, तो दैट इज डेफिनेटली एन इंडिकेशन फॉर. क्या थायराइड या पीसीओडी जैसे कंडीशंस भी मैटर करते हैं? No. Thyroid या PCOD don't matter. What matters is one is basically very big baby, something like a cephalopelvic disproportion जो मैंने आपको बोला, पैसेज छोटा है, बेबी बड़ा है. डायबिटीज एक कंडीशन हो सकती है जिसमें मदर को एकदम अनकंट्रोल्ड शुगर्स है और बेबी उसमें बहुत बड़ा होता है कभी कभी, तो उसमें हमको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है. कभी कभी जो प्लेसेंटा होता है वो कम्प्लीटली नीचे इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं. एक और कंडीशन है ब्रीच, जैसे फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, पोजीशन ऑफ द बेबी इज उल्टा और ट्रांसवर्स लाई. तो इस सब कंडीशंस में फिर हम पहले से ही पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि देखो दिस इज अ एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन. इट इज डेफिनेटली सेफर कि आप सिजेरियन सेक्शन के लिए चले जाए एट टर्म. एंड टाइम हैज चेंज नाउ. मेडिकल टर्म्स में भी देखें, वो पहले का जमाना था जब स्टिचेस लगते थे, और आज जो इंसिजन बहुत स्मॉलर हो गए, मतलब वक्त भी नहीं लगता है ज्यादा रिकवरी करने में भी. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से कि बहुत पहले इनफैक्ट जो सिजेरियन सेक्शंस होते थे वो वर्टिकल स्कार्स होते थे, इवन ऑन द एब्डोमेन एंड इवन ऑन द यूट्रस. तो उसमें बहुत टाइम लगता था हील होने को, इन्फेक्शंस के रेट्स ज्यादा होते थे, पेशेंट्स को पेन ज्यादा होता था. अभी जो हम इंसिशन लेते हैं वो फैन एंड स्टील इंसिशन कहते हैं. वो लोअर ट्रांसवर्स इंसिशन होता है, मतलब
आपके जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस के 2 सेंटीमीटर्स ऊपर होता है. एंड जो हम यूट्रस पे भी इंसिशन लेते हैं वो भी ट्रांसवर्स इंसिशन लेते हैं, वर्टिकल इंसिशन नहीं लेते हैं, वेरी फ्यू इंडिकेशंस में लेते हैं. और जो स्टिचेस होते हैं वो बेसिकली सब क्यूटिकुलर लेते हैं, जिनको निकालने की जरूरत नहीं होती है. दे आर सेल्फ एब्जॉर्बेबल सूचर्स. तो डेफिनेटली द ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज लाइक स्कारलेस सर्जरी. यू डोंट after a point of time that scar gets very healed very nicely because जो sutures है वो इतने अच्छे से हो जाते हैं, incision थोड़ा छोटा होता है, etc. So it's not that it has the I would say it has not changed so much from before, the technique of cesarean section. But yes, like आपने बोला कि थोड़ा fast भी होता है आजकल because थोड़े बहुत उसमें changes आ गए हैं steps में. ओके. और किसी ने ऊपर पूछा है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स क्या है? तो लाइक आई वाज सेइंग कि एक तो आप प्रेगनेंसी में एक्टिव रहें. आप थोड़ा योगा एक्सरसाइजेस या जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स आजकल होते हैं, लमाज क्लासेस एक्सेट्रा, वो आप सीखें. देन स्क्वाट्स समटाइम्स इवन बोलते हैं कि जब लेबर में हैं आप तब you can do some squats, you can be active, so that also sometimes helps in normal delivery. And I think the most important thing is कि patient should be motivated. अगर patient बहुत motivated है कि मैं कर पाऊंगी ये, क्योंकि patients usually डरे हुए रहते हैं. साइकोलॉजिकल जो माइंड होता है वो कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है. इसलिए पेशेंट के साथ उसका हस्बैंड या उसका जो भी क्लोज है वो उसको अगर मोटिवेट करते रहे, और हॉस्पिटल में अच्छा एनवायरनमेंट हो जो उसको मोटिवेट कर पाए. म्यूजिक थेरेपी, जो जैसे भी वॉट एवर वे द पेशेंट कैन बी मोटिवेटेड टू डिलीवर नॉर्मली, दीज मे इंक्रीज द चांस ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी फॉर श्योर. बट अगर इंडिकेटेड होता है सिजेरियन तो वो करना ही पड़ता है. और यहाँ पर निष्ठा माथुर ने एक सवाल पूछा है कि बोन में इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या वो पेनफुल होता है आगे के लिए? मुझे लगता है ये एनेस्थीसिया से रिलेटेड ये सवाल कर रहे हैं. ये एपिड्यूरल नहीं, ये कई लोगों को लगता है कि जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हम देते हैं उसके बाद बैक पेन बहुत होता है और वो सालों साल रहता है, बट दैट्स नॉट द केस. It is just a small, very, very tiny injection, thin injection which goes in the epidural space. तो उससे पेन नहीं होता है, तो ये डर आई थिंक निकलना चाहिए. पेशेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसकी वजह से बैक पेन नहीं होता है. एग्जैक्टली. और ये भी एक मिथ कि अगर एक नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जो बेबी होता है वो ज्यादा हेल्दी होता है एज कंपैरिजन टू सी सेक्शन. Is it true? Yeah, it is a myth because see, there are so many cesarean sections happening. If you see, अगर इंडिया में cesarean section का rate is nearly 17 to 18%, and काफी लोग like you said अभी cesarean section on demand भी बोलते हैं, because they don't want to undergo that labor का pain and whatever. So the only small risk, the small risk in a cesarean section baby is that because वो lungs पूरी तरह से पानी उसमें से निकलता नहीं है, थोड़ा सा चांस होता है कि बेबी को थोड़ी ब्रीदिंग इश्यूज हो जाए. उसको एक टर्म बोलते हैं ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न. तो ये थोड़े चांस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बेबी को अच्छे से मॉनिटर करो आफ्टर डिलीवरी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, या नॉर्मल डिलीवरी में एकदम हेल्दी बेबी निकलेगा और सिजेरियन में नहीं होगा. सो यस, इन अ वे इट इज अ मिथ. और सी सेक्शन के बाद जो है वो नॉर्मल लाइफ कितना ज्यादा अफेक्ट होता है? See, the recovery of normal delivery, जैसे मैंने आपको बोला, it is definitely faster. वो आप compare नहीं कर सकते हो because finally C-section is a major surgery. है ना? Finally we are cutting into the layers of the abdomen, और यूट्रस पे स्कार है, स्किन पे स्कार है, तो पेन तो ज्यादा होता है उनको, पेशेंट्स को, as compared to normal delivery. But within 6 to 8 weeks, I think the patient can go back
to doing exercises and trying to reduce that extra weight. Maybe not as soon as जैसे normal delivery के बाद patient mobile हो जाए, but आजकल again motivated patient, good healthy lifestyle after the cesarean. अभी आजकल पेन किलर्स इतने अच्छे आ गए हैं that patients are literally much more comfortable now than और पहले थे. जैसे आपने वेट की बात की, तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई तो एक जो मदर होती है वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, जिसे हम पोस्टमार्टम Yeah. डिप्रेशन में भी वो जा सकती है कि उसका जो वजन है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसे वो कहीं ना कहीं जो कम करने के लिए पीछे बहुत ज्यादा लग जाती है। तो क्या ये वाकई सही है या थोड़ा अपने अपने के लिए टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसके बाद आप ये वेट लॉस कर सकते हैं? Absolutely, like you said, आप ये वेट लॉस 1.5-2 महीने के बाद भी कर सकते हैं. आप बाकी सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन. सिर्फ आपको वो फ्यू वीक्स देना है कि वो स्कार पूरी तरह से हील हो जाए, यूट्रस पे भी और स्किन पे भी. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका सिजेरियन होगा तो आप वेट कम नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल डिलीवरी. सो ये सारी चीजों के बारे में पेशेंट्स को काउंसिल करना चाहिए. पेशेंट्स को अंडरस्टैंड, दे शुड अंडरस्टैंड कि इट इज पॉसिबल. बोथ आर इक्वली गुड ways of delivering. It all depends on the indication of that particular lady. Yeah. और ऊपर किसी ने पूछा था कि सेफर चॉइस क्या है अगर किसी तरह का रिस्क एसोसिएटेड नहीं है तो? ब्रॉडली अगर बोले और अगर सब ठीक है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है तो होने दो, बिकॉज फाइनली दैट इज नेचुरल, दैट इज नॉर्मल. सिजेरियन सेक्शंस जो हैं वो किए जाते हैं फॉर सम इंडिकेशंस. सो अनलेस देयर इज नो इंडिकेशन, सिजेरियन सेक्शन नीड नॉट बी डन. सो इफ अगर आप नॉर्मली डिलीवर हो पा रहे हैं, इफ यू कैन बेयर द पेन, इफ यू हैव द एबिलिटी टू टेक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का आपको ऑप्शन है तो आप लीजिए. एंड आई थिंक फेयर ट्रायल देना चाहिए हर पेशेंट को कि जिसके बाद अगर नहीं हो तो फिर देयर इज नो रीजन टू फील बैड. सम women फील डिजेक्टेड कि इनफैक्ट दे फील गिल्टी कि मेरी वजह से सिजेरियन सेक्शन होना पड़ा या समथिंग लाइक दैट. सो दैट वो नहीं होना चाहिए पेशेंट्स में. Patients should not feel guilty. It is a choice, it is a decision made by the doctor, and taking into confidence the patient, counseling them and their family for the best outcome for the baby and the mother. और मुझे लगता है कि इसमें रोल ऑफ फैमिली भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो बेबी की या फिर सी सेक्शन के थ्रू हो रही हो. एब्सोल्युटली, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कभी कभी लिटरली हम देखते हैं कि सिजेरियन हो गया तो रिलेटिव्स आर लाइक कि इनका तो सिजेरियन हो गया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड फील equally proud whichever way that woman has delivered, because finally what is important is life of the mother and life of the baby. So I think relatives should also understand that point कि ठीक है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अपनी तरह अपने जगह पर सही हैं. जब जो करना होता है वो करना पड़ता है वैसे. या और लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है अगर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई, क्योंकि नॉर्मल में देखा जाता है कि अगर बेबी हुआ है उसके कुछ घंटों या एक दिन बाद से वो फीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सी सेक्शन में वैसा नहीं होता है. सो एक्चुअली अगर आप लैक्टेशन के बारे में बात करें और जो लैक्टेशनल कंसल्टेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो विद इन 1 hour ऑफ डिलीवरी द मदर शुड ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड. उसमें सबसे कम चांसेस होते हैं कि बेबी का ब्लड शुगर कम हो जाए या हाइपोथर्मिया मतलब बेबी कोल्ड हो जाए या ब्रीदिंग इश्यूज वगैरह वगैरह. ये सिजेरियन में भी पॉसिबल है. इनफैक्ट हम सिजेरियन के जस्ट खत्म व्हेन आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, आफ्टर जो नियोनेटोलॉजिस्ट जो पीडियाट्रिशियन होता है बेबी का डॉक्टर,
वो बेबी को देखता है, सब ठीक करता है. वी कैन पुट द बेबी ऑन द मदर्स body, and the baby, while the mother is on the operation theater, and the baby can डू अ ब्रेस्ट क्रॉल, इसको बोलते हैं. बेबी खुद मदर के ब्रेस्ट के पास जाता है. और इस चीज, टू हैव द मदर मोटिवेटेड टू ब्रेस्ट फीड द बेबी आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन इज डिफिकल्ट, बिकॉज मदर को एनेस्थीसिया दिया जाता है, मदर को पेन ज्यादा होता है, एक्सेट्रा. बट इसमें अगर आपके हॉस्पिटल के स्टाफ प्रोएक्टिव हैं, आपकी मदर इन लॉ प्रोएक्टिव है, तो वो ये चीजों को हेल्प कर सकती है और ओवरकम कर सकती है. ओके. और इसमें अगर डाइट की बात करें, अगर किसी को पता है कि ओके मेरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है, मेरे डॉक्टर ने भी ऐसा कहा है और इंडिकेशंस भी ऐसे ही मिल रहे हैं, तो इसमें डाइट का कितना रोल होता है? आई थिंक डाइट थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो जो हम बोलते हैं कि इतना कैलोरिक इंटेक होना चाहिए, इतना वेट गेन होना चाहिए, इतना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए. सो एज सच अ डाइट विल नॉट अफेक्ट द आउटकम कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन सेक्शन होगा. ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला कि बहुत वेट गेन हो गया, बेबी का भी बहुत ज्यादा वेट हो गया, दैट मे नॉट नेसेसरली बी बिकॉज ऑफ द डाइट, पर अगर उस रीजन की वजह से देन सी सेक्शन हो सकता है. बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो जिससे आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा खाने पीने से, डाइट से, ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली. और किसी ने बट हेल्दी डाइट इज इम्पोर्टेंट. या पेल्विक एक्सरसाइज कितना ज्यादा जरूरी होता है? पेल्विक एक्सरसाइज इज वेरी गुड. पेल्विक एक्सरसाइजेस जो कीगल्स एक्सरसाइजेस बोलते हैं, दीज आर गुड बिकॉज ये आपके जो पेल्विक मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं. तो अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद कभी कभी चांस होता है 2-3 नॉर्मल डिलीवरीज के बाद, स्पेशली पुराने जमाने में हम देखते थे कि ओल्डर वुमेन का जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो जाता था, मीन्स बाहर आ जाता था, यूट्रस नीचे आ जाता था, या उनको ये एक कंडीशन बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब यूरिन लीकेज होता था आफ्टर डिलीवरी. तो ये सारी चीजें हम थोड़ी बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं by doing Kegels exercises, which is basically contracting the pelvic floor muscles, relaxing, contracting, ताकि वो strong रहे, ताकि वो ज्यादा damage ना हो during the course of labor. Okay. और जैसे हम देखते हैं कि सी सेक्शन के बाद बहुत ज्यादा एक महिला को ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सर्जरी हुई रहती है, लेकिन नॉर्मल में ये भी देखा जाता है, एक माइंड सेट ऑफ माइंड भी कह सकते हैं कि चलो इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, शी कैन डू नाउ एनीथिंग. तो क्या ये इतना भी मतलब इतना ज्यादा एक्टिव होना नेक्स्ट डे से या आफ्टर 2 डेज नॉर्मल डिलीवरी के बाद, ये सही है या इससे आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? और ज्यादा एक्टिविटी से कुछ इश्यूज नहीं हो सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी. जस्ट दैट डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी और लेबर का जो टोल होता है पेशेंट के ऊपर, बिकॉज इट इज सो स्ट्रेसफुल, बिकॉज देर इज सो मच पेन इन्वॉल्व्ड, तो डेफिनेटली पेशेंट्स को टाइम देना चाहिए रिकवर होने से फ्रॉम दैट इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस दैट दे हैव अंडरगॉन. ऐसा घर वालों को या रिलेटिव्स को सोचना नहीं चाहिए कि अभी इसका तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया है तो शी कैन जस्ट गो बैक टू हर नॉर्मल रूटीन. ऐसा नहीं है. प्लस ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत कैलोरीज लूज होते हैं, बहुत मदर का बहुत एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत होता है ब्रेस्ट फीडिंग में. तो उसके लिए पेशेंट को ज्यादा ध्यान, टू टेक केयर ऑफ द बेबी, दैट शुड बी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है उस वक्त पे. ओके. और क्या ऐसा भी होता है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को किसी तरह का इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चल रहा है, तो वो भी एक सी सेक्शन का एक इंडिकेशन हो सकता है, या उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? नहीं, एक्चुअली स्पेशली HIV इन्फेक्शंस, एक्टिव हर्पीज इन्फेक्शंस, एक्टिव वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट के, इन दैट इंडिकेशन आई थिंक सिजेरियन इज सेफर, बिकॉज ये जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम द मदर टू द बेबी, अगर नॉर्मल डिलीवरी कर लिया हो गई तो इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेबर. तो
एक्टिव जेनाइटल इन्फेक्शंस जो होते हैं, हर्पीज या कुछ, तो उन केसेस में हम फिर सिजेरियन सेक्शंस करते हैं, सिजेरियन करते हैं फॉर टू प्रिवेंट दैट ट्रांसमिशन। ओके। और लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी? या आई थिंक पेशेंट्स को बेसिकली ओपन माइंडेड रहना चाहिए फॉर बोथ। डेफिनेटली उनको अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि अगर फर्स्ट बेबी है और सब ठीक चल रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कोशिश कीजिए। आप हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, बी एक्टिव थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी एंड मेंटेन अ गुड वेट। ज्यादा वेट, एक्सेसिव वेट मत गेन कीजिए। फिर डेफिनेटली ब्रीदिंग, योगा, प्राणायाम हेल्प्स। स्ट्रेस फ्री रहें as much as possible. Try to take a lot of this encouragement and motivation from your husband and from your mother or whoever can help you. So this will definitely improve your chances of a normal delivery. And if not, if if you have to do a cesarean section और cesarean section किसी भी reason के लिए indicated है तो डरिए मत, because cesarean section is so safe. It is safe for the mother, it is safe for the baby, and it is just another way of delivering. There is nothing artificial about it, Yeah. so be open to both. Be aware कि आप दोनों चीजें possible हो सकती हैं, so be open to both the options eventually. Exactly. Thank you so much, doctor. Thank you. I hope our viewers enjoyed the session, and maybe we can take some questions later in the DM if anything Yeah. comes up. Yeah, thank you. Yeah. Thank you so much for taking out your precious time for us. Thanks. Sure. Thanks a lot. Thank you so much. तो डॉक्टर अमृता टंडन ने बताया कि क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के या फिर सी सेक्शन डिलीवरी की, लेकिन इसमें डाइट का भी रोल महत्वपूर्ण होता है, आपके स्टेट ऑफ माइंड का भी रोल महत्वपूर्ण होता है, आपकी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए और आपको दोनों तरीके के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन कह रहा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपको पूरी तरह से अपने माइंड को सेट करना चाहिए, और अगर किसी वजह से, किसी कारण से नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है तो सिजेरियन डिलीवरी भी ऑप्ट करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप एक नए बच्चे को एक जन्म दे रहे हैं तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्वी। थैंक यू सो मच।